नमस्कार और स्वागत है। आज हम जेम्स कार्स की किताब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स की दुनिया में उतर रहे हैं। जी। ये वो किताब है जो हमें अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, अपने काम को मतलब खेल के नजरिए से देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका सिखाती है। हाँ, एक नया पर्सपेक्टिव देती है, बिल्कुल। आज का हमारा मकसद है इस किताब की मोटी मोटी बातों को सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि उन गहरी अंतर्दृष्टियों को खोद निकालना जो शायद पहली नजर में ना दिखें। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कार्स असल में हमें क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही मौलिक बेसिक विचार से होती है कि दुनिया में कम से कम दो तरह के खेल खेले जाते हैं, सीमित यानी फाइनाइट और अनंत यानी इनफाइनाइट। अच्छा, और ये समझना मतलब पूरी किताब को समझने की चाबी है। सीमित और अनंत खेल सुनने में तो सरल लगता है, पर इसके मायने काफी गहरे लगते हैं। चलिए इसे खोलते हैं थोड़ा। सीमित खेल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जीतने के लिए खेला जाता है। हाँ बिल्कुल, इसका एक तय अंत होता है जब कोई जीत जाता है और बाकी हार जाते हैं। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, फुटबॉल मैच या शतरंज का खेल। और इनकी पहचान है इनकी तय सीमाएं और नियम। एग्जैक्टली एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है। खेलने वाले कौन होंगे, कहाँ खेला जाएगा, नियम क्या होंगे, ये सब पहले से तय होता है और खेल के दौरान बदलता नहीं। सबसे जरूरी बात शायद ये है कि इन नियमों पर सभी खिलाड़ियों की सहमति होती है, तभी तो कोई विजेता तय हो सकता है। हाँ, सहमति बहुत जरूरी है, तभी तो नतीजा मान्य होता है। अब सोचिए, युद्ध जैसे भयानक सीमित खेल में भी कुछ नियम होते हैं ना, कुछ सीमाएं होती हैं जिनका पालन करने पर कम से कम सिद्धांत में सहमति होती है। हाँ, नियम ही खेल को परिभाषित करते हैं। पर अनंत खेल, वो कैसे अलग है? उसका मकसद क्या है फिर? देखिए, अनंत खेल जीतने के लिए नहीं, बल्कि खेल को जारी रखने के लिए खेला जाता है। जारी रखने के लिए? हाँ, यहाँ कोई तय अंत नहीं होता, कोई एक विजेता नहीं होता। सोचिए जैसे दोस्ती का खेल या कला का खेल या किसी संस्कृति का विकास। इनका मकसद खत्म होना नहीं है, चलते रहना है। तो क्या अनंत खेल में सीमाएं या नियम नहीं होते? फिर तो केओस हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीमाएं होती हैं, लेकिन वो लचीली होती हैं, बदल सकती हैं। और नियम नियम भी होते हैं, पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। कार्ड्स कहते हैं कि अनंत खेल के नियम खेल के दौरान बदलने चाहिए। बदलने चाहिए? पर क्यों? मतलब इससे अव्यवस्था नहीं फैलेगी? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कार्ड्स का तर्क ये है कि नियम इसलिए बदलने चाहिए ताकि कोई एक खिलाड़ी या कोई एक तरीका इतना हावी ना हो जाए कि खेल ही खत्म हो जाए। अच्छा। अगर नियम पत्थर की लकीर बन जाएं, तो फिर वो खेल सीमित हो जाएगा, है ना। अनंत खेल के नियम एक तरह से जैसे किसी जीवित भाषा का व्याकरण होता है। हाँ। जैसे जैसे भाषा इस्तेमाल होती है, विकसित होती है, उसके नियम भी थोड़े बदलते रहते हैं, ताकि संवाद जारी रहे, ताकि अभिव्यक्ति के नए तरीके खोजे जा सकें। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो सीमित खिलाड़ी सीमाओं के भीतर खेलते हैं, नियमों को मानते हुए, जबकि अनंत खिलाड़ी सीमाओं के साथ खेलते हैं, उन्हें परखते हुए, उन्हें बदलते हुए, ताकि खेल चलता रहे। एकदम। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विचार है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता? हाँ, कार्स कहते हैं कि कोई भी खेल, चाहे सीमित हो या अनंत, जबरदस्ती नहीं खेला जा सकता। अगर किसी को खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो असल में खेल नहीं रहा है, वो बस एक भूमिका निभा रहा है। मतलब खिलाड़ी हमेशा अपनी मर्जी से खेलता है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? कई बार हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो करना हमारी मजबूरी है, जैसे अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारियां। और यही कार्स सेल्फ वेलिंग या आत्म आवरण की बात करते हैं। आत्म आवरण? हाँ, मतलब खुद पर पर्दा डाल लेना। खासकर सीमित खेलों में हम अपनी भूमिकाओं में इतने गंभीर हो जाते हैं, डॉक्टर, वकील, माता पिता, कर्मचारी, कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये भूमिका चुनी थी। अच्छा। हम अपनी स्वतंत्रता पर खुद ही पर्दा डाल देते हैं, ये मानने लगते हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर इतना खो जाए कि भूल ही जाए कि वो अभिनय कर रहा है। कुछ वैसा ही। पर एक अच्छा अभिनेता हमेशा पर्दे के पीछे की सच्चाई जानता है ना। सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में कब ये स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि हमने कई मुखौटे, कई भूमिकाएं स्वेच्छा से चुनी है। अनंत खिलाड़ी भी सीमित खेल खेलते हैं, पर वो गंभीरता से नहीं, चंचलता से खेलते हैं। गंभीरता और चंचलता, इसमें क्या फर्क है? क्या चंचल होने का मतलब लापरवाह होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गंभीरता का मतलब है अपनी भूमिका को, अपनी स्क्रिप्ट को अंतिम सत्य मान लेना। इसमें भविष्य का डर होता है, अनिश्चितता का, इसलिए हम तय नतीजों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। चंचलता का मतलब है ये जानना कि आप एक भूमिका निभा रहे हैं,
और दूसरों से भूमिका के स्तर पर नहीं बल्कि चुनाव करने वाले स्वतंत्र व्यक्ति के स्तर पर जुड़ना। चंचल होने का मतलब संभावनाओं को खुला रखना है, भले ही नतीजा अनिश्चित हो। तो ये तुच्छ होना नहीं, बल्कि जीवन को एक खुले मैदान की तरह देखना है। गंभीरता दरवाजे बंद करती है, चंचलता खोलती है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद कार सीमित खेल को थिएट्रिकल कहते हैं, जैसे मंच पर खेला जाने वाला नाटक जिसका अंत तय है। हाँ, और अनंत खेल को ड्रामेटिक, जहां भविष्य खुला है और कुछ भी हो सकता है। सही। थिएटर में दर्शक को पता होता है कि अंत में क्या होगा, भले ही पात्र ना जानते हों। सीमित खेल खत्म होने पर हमें लगता है कि नतीजा तो होना ही था। हाँ, जबकि ड्रामा में असली अनिश्चितता होती है, भविष्य अप्रत्याशित होता है। अनंत खेल हमेशा ड्रामेटिक रहता है क्योंकि उसका भविष्य तय नहीं किया जा सकता, उसे हर पल रचा जाता है। और शायद इसीलिए सीमित खिलाड़ी आश्चर्य से बचते हैं, वो नियंत्रण चाहते हैं, जबकि अनंत खिलाड़ी आश्चर्य का स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। सीमित खिलाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं ताकि भविष्य का अनुमान लगा सकें, उसे कंट्रोल कर सकें। अनंत खिलाड़ी शिक्षा पाते हैं जो उन्हें अज्ञात का सामना करने और उससे कुछ नया सीखने के लिए तैयार करती है। तो सीमित खेल में आश्चर्य मतलब आपकी तैयारी में कमी रह गई। हाँ, एक तरह से। और अनंत खेल में आश्चर्य का मतलब है कि कुछ नया संभव हुआ है, भविष्य ने अतीत को बदल दिया है। ये हमें उपाधियों और नामों के फर्क तक ले आता है। सीमित खेल जीतने पर उपाधियां मिलती हैं, डॉक्टर, चेयरमैन, चैंपियन। ये हमारे अतीत की उपलब्धियों का प्रमाण है। सही। और उपाधियां हमेशा दूसरों की मान्यता पर निर्भर करती हैं, है ना? वे सार्वजनिक होती हैं, थोड़ी अमूर्त होती हैं। आप चेयरमैन हैं क्योंकि दूसरे आपको ऐसा मानते हैं। हाँ, इसके विपरीत अनंत खिलाड़ियों के पास उनके नाम होते हैं। नाम हमें जन्म के समय मिलता है, जब हमने कुछ किया नहीं होता। नाम हमारे भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा करता है, हमारी अद्वितीयता को दिखाता है। नाम ठोस होते हैं, व्यक्ति से जुड़े होते हैं। उपाधियां जीती जाती हैं, नाम दिए जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं। हाँ, उपाधियों से शक्ति मिलती है ना? और नाम से? देखिए, उपाधियों से मिलने वाली शक्ति हमेशा सीमित होती है। ये दूसरों पर नियंत्रण करने, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाने की क्षमता है। ये तुलना पर आधारित होती है, किसके पास ज्यादा शक्ति है, और ये अतीत में जीती गई चीजों का नतीजा होती है। ठीक है। इसके विपरीत अनंत खिलाड़ी शक्ति नहीं, सामर्थ्य के साथ खेलते हैं। सामर्थ्य, ये शक्ति से कैसे अलग है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। नहीं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सामर्थ्य को मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। ये उन्हें खेलने देने, उन्हें अपनी क्षमताएं विकसित करने देने के बारे में है। अच्छा, सामर्थ्य विरोधाभासी है। मैं इसलिए सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं तुम्हें कुछ करने पर मजबूर कर सकता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें वो करने की जगह और अवसर दे सकता हूं जो तुम करना चाहते हो। शक्ति दूसरों को सीमित करती है, सामर्थ्य दूसरों को खोलता है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब शक्ति जीतने से आती है, सामर्थ्य देने से। हाँ, कह सकते हैं। शक्ति कुछ लोगों के पास होती है, सामर्थ्यवान कोई भी हो सकता है। अब मृत्यु के बारे में बात करते हैं। ये एक थोड़ा गंभीर विषय है पर जरूरी है। सीमित और अनंत खेल इसे कैसे देखते हैं? सीमित खेल में मृत्यु अंतिम हार है, खेल का अंत। विजेता विरोधी को खेल से बाहर कर देता है, उसे खेलने में असमर्थ बना देता है, एक तरह से उसे मार देता है, चाहे वो प्रतीकात्मक रूप से ही क्यों न हो। और इसीलिए सीमित खिलाड़ी अमरता चाहते हैं। हाँ, अपनी उपाधियों के जरिए, अपनी उपलब्धियों के जरिए मरने के बाद भी याद किए जाना। वे चाहते हैं कि उनका प्रभाव हमेशा बना रहे। इसमें एक अजीब विरोधाभास है। अमर होने के लिए वे जीवन को एक सीमित खेल की तरह खेलते हैं, उसे पूरी तरह जीते नहीं। सही कहा, बिल्कुल। अनंत खिलाड़ी मृत्यु को खेल के अंत के रूप में नहीं देखते। वे जानते हैं कि वे नश्वर हैं, वो मरेंगे। वे खेल के दौरान मरते हैं और उनकी मृत्यु खेल को दूसरों के लिए जारी रखने का एक तरीका बन सकती है। वो अपनी विरासत उपाधियों में नहीं बल्कि खेल को जारी रखने की संभावना में छोड़ते हैं। हाँ, अनंत खेल का जीवन इसीलिए आनंदमय होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा शुरू करने की खुशी होती है जिसे हम जानते हैं कि हम खत्म नहीं कर सकते। वो परिणाम के लिए नहीं, खेलने की खुशी के लिए खेलते हैं। समाज और संस्कृति के बारे में भी कार्स इसी तरह का फर्क करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे समाज को एक विशाल सीमित खेल के रूप में देखते हैं। इसमें नियम हैं, कानून हैं, भूमिकाएं हैं जैसे नागरिक, कर्मचारी, उपभोक्ता, सीमाएं हैं, भौगोलिक, सामाजिक, और एक आवश्यकता का पर्दा है। आवश्यकता का पर्दा मतलब?
मतलब ये मानना कि समाज जैसा है वैसा ही होना चाहिए, ये अनिवार्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। समाज अपनी सीमाओं, अपनी पहचान, अपने अतीत और अपने भविष्य की एक निश्चित नियति से परिभाषित होता है। शक्ति यहाँ केंद्रीय भूमिका निभाती है। और संस्कृति वो अनंत खेल है। हाँ, संस्कृति एक अनंत खेल है। इसकी कोई तय सीमा नहीं होती। ये लगातार बदलती रहती है, विकसित होती है। इसमें नियम तय नहीं होते, बल्कि परंपराएं होती हैं, जिन्हें लगातार नई व्याख्याएं मिलती हैं। संस्कृति मौलिकता, विचलन, रचनात्मकता से चलती है। तो समाज अपनी सीमाओं से परिभाषित होता है, संस्कृति अपने क्षितिज से। बिल्कुल। क्षितिज वो रेखा है जो हमेशा आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ते हैं। आप उस तक पहुंच नहीं सकते। संस्कृति को कभी पूरी तरह परिभाषित या सीमित नहीं किया जा सकता। तो क्या कलाकार, कवि, विचारक, जिन्हें कार्स, पोएटा कहते हैं, ये संस्कृति के खिलाड़ी हुए? हाँ, अनंत खेल के? हाँ, वे अनंत खेल के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। समाज को अपनी कहानी बताने, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उनकी जरूरत होती है, लेकिन वे समाज के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। खतरनाक क्यों? क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि समाज की सीमाएं और नियम अनिवार्य नहीं है, वे बदले जा सकते हैं। वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक ढांचा है, कोई अंतिम सत्य नहीं। वे संभावनाओं के निर्माता हैं, सिर्फ वास्तविकताओं के नहीं। वे लगातार क्षितिज को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रकृति के बारे में हमारे नजरिए से भी जुड़ता है ना? कार्स कहते हैं कि सीमित दृष्टिकोण प्रकृति को एक मशीन की तरह देखता है। हाँ, एक मशीन जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके पुर्जे अलग किए जा सकते हैं, जिसका उपयोग अपने लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है। हम प्रकृति पर विजय पाना चाहते हैं, उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना चाहते हैं। और अनंत दृष्टिकोण उसे एक उद्यान या बगीचे की तरह देखता है। सही। बगीचा अपने आंतरिक नियमों से बढ़ता है। उसमें विविधता होती है, अप्रत्याशितता होती है। हम बगीचे को नियंत्रित नहीं करते, हम उसका पोषण करते हैं, उसके साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। मशीन का इस्तेमाल हमें भी मशीन जैसा बना देता है, हमारी भूमिकाएं तय कर देता है। बगीचे के साथ रहना हमें उसकी विविधता और जीवन शक्ति से जोड़ता है। प्रकृति मानवीय संस्कृति के प्रति उदासीन है, अकथनीय है। हाँ, उसे पूरी तरह समझा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अनंत खिलाड़ी इस रहस्य को स्वीकार करते हैं। ये सब बातें हमें ज्ञान और संवाद के तरीके पर भी सोचने को मजबूर करती हैं। किताब स्पष्टीकरण और कथा में फर्क करती है। हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण चीजों को समझाने की कोशिश करता है, बताता है कि वे वैसी क्यों हैं जैसी वे हैं। ये आवश्यकता पर जोर देता है। एक अच्छा स्पष्टीकरण सुनने वाले को चुप करा सकता है, क्योंकि सब कुछ साफ हो गया, कोई सवाल बाकी नहीं रहा। तो ये सीमित खेल जैसा है जिसका एक निष्कर्ष होता है। बिल्कुल। और कथा या कहानी वो दिखाती हैं कि चीजें कैसे संभव हैं। ये संभावना पर जोर देती है। ये मुद्दों को सुलझाती नहीं, बल्कि उठाती है, हमें सोचने और सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करती हैं। इतिहास कथा का क्षेत्र है। हाँ, अच्छी कथाएं हमें दुनिया को नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। ये अनंत खेल जैसी हैं जो बातचीत को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे आगे बढ़ाती हैं। और यही मिथक की भूमिका आती है। एग्जैक्टली। मिथक वो शक्तिशाली कथाएं हैं जो स्पष्टीकरण को उकसाती हैं, लेकिन किसी एक स्पष्टीकरण में बंधती नहीं। वे हमें उस मौन या रहस्य की ओर वापस ले जाती हैं जहां से असली संवाद शुरू हो सकता है। महान कहानियां मिथक बन जाती हैं जब उन्हें बार बार सिर्फ उनके अपने लिए कहा जाता है, किसी बाहरी उद्देश्य के लिए नहीं। जैसे कुछ साबित करने या बेचने के लिए नहीं। हाँ, वे हमें अर्थ देती हैं, हमसे अर्थ लेती नहीं। कार्स मिथकों की गूंज और प्रवर्धन में फर्क करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? गूंज का मतलब है कि मिथक हमारे अंदर कई अलग अलग विचारों, भावनाओं और सवालों को जगाता है। एक ही कहानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकती है। प्रवर्धन तब होता है जब कोई विचारधारा मिथक के किसी एक पहलू को पकड़कर उसे एकमात्र सच की तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। अच्छा, तो वो मिथक की बहुअर्थी प्रकृति को खत्म कर देता है। हाँ, और बातचीत को बंद कर देता है। प्रवर्धन सीमित खेल का हथियार है, गूंज अनंत खेल की आत्मा है। तो सच्ची कहानियां, सच्चे मिथक हमें निष्कर्षों पर नहीं पहुंचाते, बल्कि सोचने की यात्रा पर ले जाते हैं। एकदम सही। वे हमें दुनिया की जटिलता और संभावनाओं के प्रति खुला रखते हैं। आज हमने जेम्स कार्स के सीमित और अनंत खेलों के नजरिए से जीवन के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। स्वतंत्रता, भूमिकाएं, शक्ति, मृत्यु, समाज, प्रकृति और यहाँ तक कि कहानियां कहने का तरीका भी। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि सोचने का एक पूरा नया ढांचा लगता है मुझे। हाँ, बिल्कुल। और अगर एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो ये है,
सीमित खेल जीतने और खत्म होने के लिए होते हैं। वे हमें उपाधियां और शक्ति देते हैं, लेकिन अक्सर हमें अपनी भूमिकाओं में कैद कर देते हैं। अनंत खेल जारी रहने के लिए होते हैं। वे हमें सामर्थ्य और चंचलता देते हैं। वे हमें संभावनाओं के साथ जीना सिखाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा खेल अच्छा है या बुरा, बल्कि ये है कि हम कब कौन सा खेल खेल रहे हैं और क्या हम ये चुनाव जानते हुए कर रहे हैं। और कार्ड्स का वो अंतिम थोड़ा रहस्यमयी वाक्य याद आता है, केवल एक ही अनंत खेल है। हाँ, ये हमें वाकई गहरे सवालों के पास छोड़ जाता है। क्या जीवन के सभी अनंत पहलू, कला, प्रेम, संस्कृति, ज्ञान की खोज, अंततः एक ही बड़े जारी रहने वाले खेल का हिस्सा है? या शायद ये हमें ये देखने के लिए उकसा रहा है कि हम अक्सर जीवन को छोटे छोटे सीमित खेलों के संग्रह के रूप में देखते हैं। करियर जीतना, रिश्ते जीतना, बहस जीतना, और उस एक बड़े अनंत खेल को भूल जाते हैं जिसमें ये सब समाया हुआ है। हमारे हर चुनाव में, हर बातचीत में हम अनजाने में किस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जो खत्म होना चाहता है या वो जो हमेशा जारी रहना चाहता है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है। इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। उम्मीद है कि इस पड़ताल ने हमारे श्रोताओं को जेम्स कार्स के विचारों को और गहराई से समझने में मदद की होगी और शायद अपने जीवन के खेलों पर एक नई नज़र डालने के लिए प्रेरित किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सामग्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार।